आइसलैंड अंधेरे में डूबा हुआ था। याम, हमें पहुंचते हुए तो रात हो गई। रूह ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो याम जरा सा मुस्कुराया। नहीं बेबी, यहाँ रात नहीं हुई, यहाँ दोपहर का 1:30 बज रहा है। याम ने बताया तो वो हैरान और परेशान से देखने लगी। क्या मतलब है आपका? अगर यहाँ दोपहर है तो इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, जैसे शाम हो? रूह ने देखते हुए पूछा। यही तो वो मालूमात है जो तुम्हें मैं देना चाहता था। आइसलैंड में सर्दी में सूरज तल्लू नहीं होता, और अगर हफ्ता 15 दिन के बाद एक बार हो भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटे के लिए ही, वरना यहाँ पर ऐसे शाम का मंजर छाया रहता है। उसका हाथ पकड़ कर अपने साथ लगाए आगे लेकर जा रहा था, लेकिन उसे बहुत ही सर्दी लग रही थी। वो तो ठंड से कांप रहे थे। जान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यहाँ तो इतनी सर्दी होगी? वो अपने आप को शाल से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। सर्दी से बचना इतना आसान न था। मैंने बताया था बेबी, लेकिन तुमने कहा कि वहां पर भी ऐसी ही सर्दी होगी जैसे दुबई में होती है। यामी शरारत से बोला। तो रूह उसको घूर कर रह गई। अब बेचारी को क्या पता था कि वो उसे ऐसे मुल्क में लेकर जाने वाला है जहाँ पे सूरज तुलू नहीं होता। यान, यहाँ मेरी कुल्फी जम जाएगी, प्लीज जल्दी चले। एयरपोर्ट से उन्हें होटल की गाड़ी लेने आई थी जहाँ उन्होंने हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अब सिर्फ पार्किंग से वो होटल के अंदर जा रहे थे, जिस पर रूह सर्दी से काम काम कर बेहाल हो रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि दुबई में सर्दी होना और बाकी मुल्कों में, अब तुम्हें अक्टूबर में भी सर्दी नहीं लग रही, तो मुझे कुछ तो करना ही था ना। वो अब भी शरारती अंदाज अपनाए हुए था, जबकि साथ साथ रूह को अपने साथ लगाए उसके बाजू से हिला रहा था। अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जान, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि बोलते हुए दांत भी बज रहे थे। जान, हमारे कमरे में खिड़की की तो होगी ना, अब तुम्हें खिड़की क्यों चाहिए? देखे ना जान, ये होटल कितना खूबसूरत है, मैं खिड़की से देखूंगी क्योंकि बाहर आने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इतनी सर्दियां है यहाँ। वो अब भी कांप रही थी। क्या मतलब नहीं निकलोगी? तुम तो मुझे धमकियां दे रही थी कि मुझे बिस्तर में नहीं घुसने दोगी, और अब अपने ही इरादे बदल लिए मोहतरमा ने। हाँ, तो आपने मुझे धोखे में रखा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि इतनी सर्दी होगी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहती ना। वो मुंह बनाकर सारा इल्जाम उसे देने लगी, जिसे शाम ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। बताए ना, कमरे में खिड़की है या ऐसे ही डिम्पल्स दिखाते रहेंगे? उसके डिम्पल को देते हुए बोली। अगर नहीं हुई तो? जाम को सोचते हुए बोला। तो मैं आपके डिम्पल्स खा जाऊंगी। वो थोड़ी पर हाथ रखते हुए सोच कर बोली। भूखी कहेंगी। जाम उसके गाल पर चुटकी काटते हुए मैनेजर से अपने रूम की चाबी लेने लगा। यार, ये कितना प्यारा कमरा है, उसने कमरे में आते ही कहा। कमरे को मुकम्मल फूल से सजाया गया था, हर जगह लाल फूलों की पत्तियां ही पत्तियां थी। यहाँ तक कि टेबल और बेड के साइड टेबल्स पर भी फूल के बड़े बड़े बुके थे। रोज एक एक फूल को छूती असली होने का अंदाजा लगा रही थी। यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे। कितने प्यारे फूल है। अब वहां आराम से क्यों बैठे हैं? देखें तो सही। वो एक पल के लिए सारी सर्दी भूल चुकी थी, फिर फूलों के बुके के करीब जाकर उसके फूलों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, उसे अपनी नजरों के सामने लिए मोहब्बत से देख रहा था। फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। देखें कितना प्यारा है वो, उसे फूल दिखाते हुए बोली। गुलाब की एक नन्ही सी कली जो अभी खिली थी। जान, मैंने कभी इतने फूल एक साथ नहीं देखे, हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं थी कि हम फूल वगैरह लगाएं। ये कितने प्यारे लगते हैं ना एक साथ। और ये वाला देखें कितना प्यारा है। वो अभी भी इसी फूल को छू रही थी। हाँ प्यारा है, लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं, उसका गाल चूमते हुए बोला। और अगले ही लम्बे से खींच कर अपने करीब खा लिया। वो मैं ये बता रहा था, इस कमरे में खिड़की नहीं है। श्याम ने अपना गाल उसके होंठों के करीब करते हुए कहा। वो ना समझी, उसने इंच भर के फासले पर खड़े से देखने लगी। खिड़की ना होने की सूरत में तुमने मेरा डिंपल खाना था ना? उसके लबू को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। यार, मैं बहुत ही थकी हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। वो बहुत ही सर्दी भी लग रही है। उसके इरादे जान पर वो फौरन बोली। हाँ, लेकिन मेरी थकन उतार बगैर तुम सो नहीं सकती। अगले ही लम्हे को उसने इसकी बात का मौका दिए बगैर अपने होंठ उसके लबू पर रख चुका था। उठ जा रोज, यार कितना सोना है, फ्लैट में भी बस सोती रही हो, अब भी सोई जा रही हो। तुम्हारी ये नींद पूरी होनी है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि ये हनीमून टूर सारी तुम्हारी नींदें पूरी करने में गुजर जाएगा। उठ जाओ यार। वो मोहब्बत से उसके बाल चेहरे से हटाते हुए बोला, जबकि रूह एक नजर उसे देखकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। शाम दोबारा होटल का विजिट कर चुका था। वो 2 बार सारे होटल का राउंड लगा चुका था। और एक रूह थी जिसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कल जब वो लोग जहाँ पर पहुंचे तब यहाँ पर बड़ी बारिश नहीं हो रही थी। हाँ,
लेकिन सारी रोड्स बर्फ से भरी हुई थी। रूह ने कहा कि उसे रुई जैसी बर्फ खुद पर गिरते हुए देखने का शौक है। उस सुबह ही उसे यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और रूह अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। शाम अपना फोन तक वहीं पर छोड़ आया था। उसने कहा था कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, लेकिन उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि रूह ने यहाँ आकर सिर्फ अपनी नींद ही पूरी करनी है। अगर तुम 1 मिनट में ना उठी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी धमकी भी वटस से मस ना हुई। जाम उठकर खिड़की के पास आया, जो कि कल फूलों से ढकी होने की वजह से रूह पर नजर नहीं आई थी, और इसी का फायदा उठाकर जाम ने कहा था इस कमरे में कोई खिड़की नहीं, जबकि होटल का ये कमरा ऑलरेडी जाम के नाम पर बुक था। जाम जब भी यहाँ था तब इसी कमरे में रहता था। उस कमरे के चब्बे चब्बे से वाकिफ था। ये कमरा उसकी अपनी मलकियत था, जो इसने खरीदा नहीं था बल्कि हथियाया था। होटल का मालिक एक बार दुबई आया था अपना कोई काम करवाने, जिसके बदले में जान ने उससे इस होटल का सबसे पुरस्कून और खूबसूरत कमरा अपने नाम लिखवा लिया था। जाम ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और अगले ही लम्हे उसका हाथ तेज बर्फबारी की जैसे बर्फ से ढकने लगा। बर्फ के नीचे हाथ में ठंड यह हो रहा था। उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा। जरा सा निपल नुमाया हुआ मेरा मासूम सा बच्चा। उसका रिएक्शन सोचते हुए आस्था कदम उठाता हुआ बेड की तरफ बढ़ा और बर्फ से भरा हुआ हाथ उसके चेहरे पर अंधेरने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसे तरस आने लगा। वो अपनी बेबी गर्ल के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता था। उसे अपने दोनों हाथ की छोटी उंगली से जरा से बर्फ हटाई और आस्था से रूह की छोटी सी नाक पर रखी। वो बिलबिला कर उठकर बैठी और उसके हाथ में बर्फ देकर उसको घूरने लगी। यार, ये आप क्या करने वाले थे मेरे साथ? उसने बर्फ से बड़े हुए हाथ की तरफ इशारा किया तो वो सदमे से कुछ देख रहे थे। बेबी सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारे मासूम चेहरे के आगे मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत ही डीट होता जा रहा है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। वो हाथ से बर्फ डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला। अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जान। वो सदमे से बोलते हुए एक बार फिर से बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रू? तुम एक बार फिर से सोने लगी हो? उसे रू के चेहरे से कम्बल हटाया, लेकिन अफसोस रू सोने नहीं लगी थी, बल्कि वो सो चुकी थी। या अल्लाह, कौन सी निधि है उसकी जो पूरी नहीं हो रही? जाम सोचता हुआ जैकेट और शूज उतारकर उसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में बढ़कर उसके साथ लेट गया। नींद तो वैसे भी पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ रू के साथ उस रू के करीब उसका सुकून था। रू आखिरकार अपनी नींदें पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि शाम उसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। ईशान, आप सो रहे हैं या जाग रही हैं? रू मासूमियत से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, जबकि नींद में होने की वजह से 3 घंटे पहले भी जाम ने जो जुल्म उस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करें, मेरे पेट में चूहे खुदकुशी करके हराम मौत मरे, उन्हें कुछ खिलाकर उनकी जान बचा ले। रू मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुनाने लगी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस जान से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो जोर से उसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराकर उसको बताता हुआ लैंडलाइन फोन उठाने लगा। जान, बाहर तो बहुत ही सर्दी होगी ना? उसको देखकर पूछने लगी। बेबी, सर्दी जितनी महसूस करोगी इतनी लगेगी ना? तुम इसे महसूस ही मत करना, बस तुम आज रात के सरप्राइज के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। उसका एक एक पल हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं उसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि उसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद जरूर करोगी, है ना? उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा। तो रूह जोश में जोर जोर से सर हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि अगर उसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो यहाँ पर कभी ना आती। यार, ये देखिए ये क्या हो गया है? वो अभी अपने कपड़े निकालने लगी थी जब इसी तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यामी परेशान से उसको देखने लगा। यार, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं है। देखें, ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, ये छोटी सी शर्ट्स, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये मेरे नहीं है। वो हैरान और परेशान एक एक कपड़ा उठाकर उसको दिखा रहे थे, जो वाकई ही उसके नहीं थे। यामी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया है। रुको, मैं मैनेजर से पूछ कर आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था? रूह मुंह बनाकर बोली। रूह मुंह बनाई इतनी क्यूट लग रही थी कि जैम मुस्कुराए बिना न रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ कर आता हूँ उसे। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस बैग में पैक कर दो। जिसके हैं उसे वापस भी तो देने पड़ेंगे ना? वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल आया।
हम आपसे माजरत ख्वाह हैं सर, आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला था वो यहाँ से चेकआउट कर चुकी है, होटल के मैनेजर ने अपनी महसूस जुबान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जॉन आइसलैंड जुबान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। बेबी कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं मैं। जॉन कमरे में आते ही बेड पर लेट गया था। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ था ना, उस होटल को छोड़कर जा चुके हैं, और इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो कि इस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि उसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ पर इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे भी जा सकती हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यार, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको पता है ना कि मैं ये अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठाकर उसको दिखा रहे थे। देखो रू, जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की जिद की वजह से मेरा सरप्राइज खराब हो। इसलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और पहन लो। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लायक कपड़े ही खरीद लेंगे। लेकिन वक्ती गुजारा तो करना पड़ेगा ना। प्लीज अब जल्दी करो। आपने मुझे हजाब भी नहीं लाने दिया, अगर वो मेरे पास होता तो मैं नीचे यही कपड़े पहन लेती। लेकिन अब बिना बाया के आप मुझे ये फजूल नाकाबिले कबूल कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया। रूह ने उंगली उठाकर उसकी तरफ शक की नजर से देखा। रूह, मैं इन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवियों की किसी और की तवज्जो बनाए। अगर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाना चाहूँ तो मुझे उस तरह के बहाने करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनने दे रहा हूँ, वरना कब का बाहर रखकर आग लगा चुका होता। अब जल्दी करो, कुछ देकर पहन लो। यार खुद बैग से कोई काबिल कपड़े ढूंढने लगा, तो फिर जीन के साथ ही एक लॉन्ग शर्ट नजर आ गई थी, लेकिन अफसोस स्लीवलेस। ये लो, ये पहन लो। हाय जान, ये कैसे पहनूं मैं? इन कपड़ों के साथ बाजू का कपड़ा ही नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। वो कपड़े बैपर पहनकर वही मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन शाम की कुड़ी पर नजरें पड़ते ही खामोश होगी। क्या चाहती हो तुम? मैं खुद अपने कपड़ों हाथों से पहनाऊं? शाम ने गुड़ का कहा। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। वो मुंह बनाते हुए उठी और वॉशरूम में घुस गई। ऐसे मुंह बनाए हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि जान का उस पर गुस्से करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हाय ये मजबूरी। वो चेंज कर बाहर आई। कपड़े बिल्कुल उसके नाप के थे, लेकिन बाजू बिल्कुल भी कपड़ा ना था। वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब भी वो जान से बहुत ही ज्यादा शर्माती थी, और फिर कभी उसका सामने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, सो बहुत ही शर्म आ रही थी। जान की शर्म व हया देकर बहुत ही महसूस हो रहा था। उसे मजीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए जाम ने अपना जैकेट उतारा, उसे पहनाने लगा। उसे भी फौरन जैकेट पहन ली। यार, बाजू का तो हो गया, लेकिन दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा तो मसला है, लेकिन तुम्हारे पास शाल है ना? यार ने बताया तो खुश हो गई। शुक्र है उसके पास शाल तो थी, वरना ऐसे बेढंग कपड़े को पहनकर बाहर कैसे जाती। वैसे ये कपड़े सिर्फ उसी को बेढंग लग रहे थे। जान ने उसके लिए ऐसे कपड़े ढूंढे थे जिन्हें वो आसानी से पहन सके। इन कपड़ों में कहीं से भी वो बेलिबास नहीं हो रही थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वो बाहर निकले तो बाहर काफी अंधेरा छा चुका था। याम, क्या ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें बताया तो था कि यहाँ पर दो दो हफ्ते सूरज तुलू नहीं होता। तुम्हें कहा भी था कि उठ जाओ, जल्दी जाती हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरा ही में ही चलना होगा, और वैसे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अब तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज रहे हैं। वो उसके साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शाल, टोपी, दस्तानों और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही याम को एक बात पता चली थी कि उसे सर्दी बहुत ही लगती है, या वो सर्दी को बहुत ज्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी कि अगर बर्फ गिर रही होती तो सर्दी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था, और याम इस बात से इत्तेफाक करता था। यान, हम जा कहाँ रहे हैं? उसका हाथ साथ चलते हुए बोली। होटल की पिछली जानब याम उसका हाथ थामते हुए अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह जहां पर होटल के ही कुछ लोग खड़े कुछ कर रहे थे, उनके करीब चला गया। सब काम हो गया? जाम ने पूछा। जी, सब हो चुका है, अब दोनों एंजॉय करें, आदमी कहकर चले गए। जान, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी जुबान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह शाम से पूछने लगी। हर मुल्क की अपनी जुबान होती है रूह, हर कोई अपनी जुबान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं,
दुबई वाले अरबी में बात करते हैं, यहाँ के लोगों की अपनी एक जुबान है। अब तुम इन सबको छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उसे खींच कर इस जगह पर लाने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कायर थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे हुए थे। याम ने ग्रिल का दरवाजा खोला और उसे अंदर लाया। याम, ये कितना प्यारा लग रहा है, वो दिल से तारीफ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं। याम ने उसका माथा चूमते हुए कहा, आज तक मैं कहता आया हूँ ना, आज तुम कहोगी तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम भी मेरी हो कि नहीं। रो, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा और रू ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, जुबान से बोलो। हाँ, रू शर्माते हुए उसके सीने से लगी। ओहो, पुअर बेबी, बोलो। यामिनी से उसे करीब करते हुए मजीद बाहों में बढ़ा। मुझे इन गोरों की जुबान में बोलना है। अपना बचना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना गढ़ा। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है, तो फिर कहो मुझे कि एक एल्स का पीक। श्याम ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थामा। ये क्या है? रूह ने टेढ़ा मुंह बनाकर पूछा। इसे आइसलैंड जुबान का इशारे मोहब्बत सुना। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम भी बोलो जल्दी से। मैं क्या बोलो? रूह ने शरारती अंदाज में कहा। तो श्याम ने उसे घूर कर आएगा। अच्छा अच्छा, कहती हूँ ना, ये बड़ी बड़ी आंखों से डराया ना पान करे मुझे, रूह ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा, श्याम के डिम्पल नंबाया हुए। हाँ, क्या था वो? मैं भूल गई। वो एगो मैगो। रूह, वो एगो मैगो नहीं, एक एल्स का पिक है। श्याम ने सदमे से आइसलैंड का बेड़ा गर्क होते हुए सुना। हाँ हाँ, वही एक एल्स का पिक, रूह ने दांत दिखाते हुए कहा और इसके इजहार करते ही आसमान से बर्फ गिरने लगी। श्याम ने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि उसे इजहार मोहब्बत करेगी तभी बर्फ गिरना शुरू होगी, इसलिए तो इतनी जल्दी मचा रहा था। उससे पहले उसने हर एक सेकंड के टाइम का हिसाब किया था, जहाँ के लोगों को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि बर्फ कब गिरना शुरू होगी। लेकिन श्याम को इस बात का अंदाजा हरगिज नहीं था कि उसका इजहार मोहब्बत इस तरह से होगा। वो उसे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह का आइसलैंड जुबान सीखने का शौक उसका इजहार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। युआंग का इरादा अभी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा। युआंग का कहना था कि वो डिनर करके जाएंगे, लेकिन रूह ने कहा कि वो डिनर भी रूम में करेंगे क्योंकि उसे बहुत ही सर्दी लग रही थी। आज युआंग को रूह की ये बात माननी पड़ी। उसे रूम में चलने का कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया। इस लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत और हॉट है। हाँ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। रू अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पास खड़े लड़कों ने उसकी तरफ देखकर कमेंट्स पास किए। रू तो उनकी जुबान समझी नहीं थी और ना ही उसने इन लड़कों की तरफ मतवजो देखा। वो तो उनके पास से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन जाम ये सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से उसके माथे की रगत तक बाहर उभर आई थी। कोई उसकी बीवा इस तरह से कमेंट पास करे और वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो तो किसी दूसरे की माँ बहन की जात पर इस तरह से बात नहीं करने देता था। यहाँ तो उसकी बीवी के बारे में बात हो रही थी। वो खामोशी से खाना ऑर्डर करके वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जब मुड़कर एक दफा इन दो लड़कों को देखा जो अब किसी और लड़की को देखकर इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे थे। उसने कमरे में कदम रखा तो रूह उसका कुर्ता पहनकर जो कि जमीन पर लटक रहा था नमाज अदा कर रही थी। उसने मुस्कुराकर उसको देखा। उसके कुर्ते में ना सिर्फ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बल्कि शाम को तो ये सोच कर खुश हो रहा था कि कितने हक से उसकी चीजें इस्तेमाल कर रही थी। वो बेड पर बैठ कर उसके नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा। तब यही वेटर खाना लेकर आ गया था। याम ने दरवाजे से ही उसके हाथ से खाने वाली ट्रे को ट्रॉली को खुद पकड़कर अंदर घसीट लिया, फिर खाना टेबल पर लगाकर उसका इंतजार करने लगा जो कि अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज कराती हूँ। वो नमाज से फारग होकर वॉशरूम जाने लगी। अरे, क्यों जा रही हो? इतनी प्यारी तो लग रही हो, इनमें क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ आओ, बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही है? मुझे तो लगता है कि मैं इनमें गुम हो जाऊंगी, रूह ने मुंह बनाकर कहा। डोंट वरी, मैं ढूंढ निकाल लूंगा। जाम ने हंसते हुए कहा तो उसके करीब आकर बैठ गई। आप कितने झूठे हैं ना। आप कहते हैं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, वो आप मुझे देते ही नहीं, रूठ उठे हुए अंदाज में बोली। अरे मेरी जान, मैं तो इंतजार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगोगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जाम पूरतन से उसकी तरफ मतवजह था जब रूह ने अपने हाथ की शहादत की उंगली उसके डिंपल पर रखी। ये मुझे ये चाहिए। अरे मेरा बेबी, ये तो है ही तुम्हारे, तुम जब चाहो ले लो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इन गाल पर एक टैटू बनवा लेता हूँ जिस पर लिखा होगा रूह जाम की प्रॉपर्टी, ताकि
ये तुमसे कोई भी छीन ना पाए। उसे मुकम्मल डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए अपने लब उसके गाल पर रखे। यम आंखें बंद करें। रू ने शर्माते हुए कहा, क्यों? यम का बस चलता तो वो कभी उसका शर्माया शर्माया से ये रूप अपनी आंखों से ओझा ना होने देता। करे ना प्लीज, रू जिद्दी से अंदाज में बोली। ओके। यम ने बस इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। नो चीटिंग। रू ने फिर से कहा, आई नेवर चीट। रू, याम आंखें बंद किए हुए बोला। रू ने यकीन करके उसकी आंखें बंद हैं उसके चेहरे के करीब आई, अपने होठों को बिल्कुल उसके लबों के करीब लेकर गई, मगर हिम्मत ना कर पाई, इसलिए पीछे होगी। फिर हौसला पैदा किया और फिर उसके करीब हुई। रहने दो रू, तुमसे नहीं होगा, याम आहर बोल पड़ा। है होगा ना, रू कॉन्फिडेंस से बोली, मगर लड़खड़ा गई। ओके देन। वो इसी के अंदाज में कहता हुआ मजीद उसके करीब हुआ। रू ने एक बार फिर से अपनी तमाम तर हिम्मत जमा के उसके करीब आ गई और फिर हिम्मत हार कर उसके घर पर अपने लब रख दिए। बस हो गया, कहा था ना कि तुमसे नहीं होगा। निजाम जी पाकर बदमजा हुआ। हाँ, मुझसे नहीं होता, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मुझसे बात मत कीजिए। रू अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उठकर बेड पर गई और सर से पैर तक कमर तान कर लेट गई, जबकि उसका प्यारा सा रूप जाम को अंततः थरथरा कर गया था। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। जाम अभी तक जाग रहा था, जबकि उसके पास लेटी हुई रूह मुकम्मल हवाबों की दुनिया में थी। वो आराम से उसके करीब से उठा, अपने बैग की तरफ बढ़ा, एक मुट्ठी में बैग से कुछ चीज निकाली और उसे मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो आहिस्ता सा चलता हुआ दूसरे होटल में देख रहा था, जहाँ इस वक्त रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। इस लड़की की आंखें बंद थी। वैसे भी जान इस लड़की की नजरों में आए बगैर वहां से निकलना चाहता था। उसने अपने आप को खुद से कवर किया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जाम इतनी खामोशी से निकला कि अपनी आहट तक इस लड़की को महसूस न होने दी। बाहर अभी तक बर्फ वाइट हो रही थी। जाम आस्ते से चलता हुआ स्विमिंग पूल तक आया, जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इतनी सर्दी में भी यहाँ पर लोग नशे में दूध के मौसम एंजॉय कर रहे थे। इस मुल्क में शराब पीना गलत ना समझा जाता था, जहाँ हर कोई शराब का आदी था। वो आहिस्ता से इन आदमी के करीब आया और उनके कांधे पर हाथ रखकर कहने लगा, वहां पर बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। वो आदमी एक नजर दरवाजे की तरफ देखते और फिर उसकी तरफ स्माइल पास करके बाहर की तरफ निकल गया। यान कुछ देर इन लड़कों के साथ रहा, जो कि डांस और नशे में मुकम्मल होशो हवास से बेगाना थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में वहां से निकल कर इन लड़कों के पीछे चला गया। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है इस लड़के ने हमसे झूठ कहा है। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? देख लूंगा मैं उसे, चलो चलकर देखते हैं। यहाँ पर तो हमें किसी ने नहीं बुलाया, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े, जब देखा कि श्याम सामने एक गेट पर खड़ा था। रूह की आंख खुली तो अपने आप को श्याम के हंसा में पाया। वो मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी। जब बाहर से जरा जरा शोर की आवाज सुनी तो खिड़की की तरफ जाने लगी, जहां से आवाज आ रही थी। श्याम ने उसे झूठ बोला था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। इस बात को श्याम ने खुद ही बाद में बताया था। उसने खिड़की खोली तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नजर आ रहा था। यहाँ पर कुछ लोग यूनिफॉर्म में खड़े थे, जो कि हाथ में टॉर्च लिए आगे पीछे देख रहे थे। होटल की इंतजामिया भी वहीं पर खड़े थे। उसने सोचा क्यों ना वो शाम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे जगाए बगैर ही वो खिड़की पर खड़े इन लोगों को देखती रही। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो इन लोगों से कैसे पूछती कि आखिर क्या मसला है, क्योंकि ना तो उसे इंग्लिश ठीक से आती थी और ना ही उसकी मुल्क की जुबान। इसलिए वो खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देखती रही। फिर वहां पर एक एम्बुलेंस आई और 2 लोगों को गाड़ी में डालकर ले गई। या होताया, इसका मतलब यहाँ पर कत्ल हुए हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग बीमार हो। जरूरी तो नहीं कि वो लोग मरे हों, लेकिन अगर वो लोग सिर्फ बीमार होते, पुलिस यहाँ पर क्यों आती? ये सब कुछ देते हुए उसने जन्म को जगाना ही बेहतर समझा। यार मुझे देखिए पर पुलिस आई है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। एम्बुलेंस भी आई है, कुछ लोगों को लेकर गए हैं यहाँ से। उसके करीब आकर उसको झुकाने लगी, लेकिन शायद श्याम ने उठने का कोई इरादा ना था। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया। याम उठे ना, देखे ना। रू ने हिम्मत न हारी और वापिस से उसको झुकाने लगी, जब अचानक ही श्याम ने उसको भगा कर एक झटके से बेड पर गिराया और उसके ऊपर झुका। तुम्हें क्या है? वो जो भी करने दूसरों की फिक्र करती हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा। उसके इरादे जानकर नूर ने फौरन बेड से उठने की कोशिश की, मगर जाम की गिफ्ट इतनी भी हल्की ना थी। उसका दुपट्टा एक तरफ फेंकता हुआ फिर से उसके चेहरे पर झुका था। जाम, मेरी बात तो सुने। बाहर वहां उससे पहले कि रूह को छोड़ के आती, जाम ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। मेरी बात सुनो, आई लव यू।
भूल जो सब कुछ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझे सुनो। उसके बालों में मुंह छुपाता वो धीरे धीरे सरगोशियां कर रहा था। कुछ देर में रूह भूल ही गई कि उसे क्या कहने वाली थी। अगर याद रहा तो बस इतना कि वो इस वक्त श्याम की बाहों में है। धीरे धीरे उसके कान में सरगोशियां करते श्याम उसे किसी और दुनिया में ले गया, जहाँ सिर्फ रूह और श्याम थे, जहाँ किसी तीसरे वजूद की कोई जगह ना थी। अपने चेहरे पर, अपने होंठों पर और अपने गर्दन पर श्याम के लबों का लम्स महसूस करती वो इस वक्त सिर्फ श्याम को ही सोच रही थी, जबकि अपने मकसद में कामयाब होता श्याम मुकम्मल तौर पर अपनी रूह में खो चुका था। रूह की आंख खुली तो 10:30 बज रहे थे। जाम कमरे में नहीं था। उठकर फ्रेश हुई और जाम का इंतजार करने लगी। जाम के पास उसका फोन नहीं था, वो अपना फोन लाया ही नहीं था, जबकि वो अपना फोन साथ लाई थी। लेकिन इस फोन पर सिवाय जाम के और कोई फोन नहीं कर सकता था, और ये बात रूह को पता ही ना थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जाम वापस नहीं आया। न जाने कहाँ चले गए, पता करते हो जाते। वो काफी देर कमरे में टहलती रही। वेटर उसके लिए नाश्ता लेकर आया, लेकिन उससे भी जाम के बारे में कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उस बेचारे को उर्दू आती ही नहीं थी और रूह को उसकी जुबान समझ जाए ये तकरीबन नामुमकिन था। खुद कमरे से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे जाम के वो थप्पड़ आज भी याद थे, जब कुछ भी ना बचा तो टीवी ऑन कर बैठ गए। जाम तकरीबन 12 बजे वापस आया। उसके कमरे में आते ही रूह मुंह फेर कर बैठ गई। उसके इस तरह से बैठने पर जाम बेसहाता मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। तो मेरा बेबी नाराज है मुझसे, मेरा बच्चा बात भी नहीं करेगा मुझसे। उसे करीब आया, उसे अपनी बाहों में लिया। मुझे लगा कि अभी तुम्हारे जागने का कोई चांस नहीं है, इसलिए गया था। हाँ तो बता को तो जा सकते थे ना, मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी। जाए, मुझे नहीं करनी बात आपसे। ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वो अब भी गुस्से से मुंह फेरे हुए थी। बेबी, बोला ना कि आइंदा से गलती नहीं होगी। वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर बोला, इट्स ओके। लेकिन आप अगर गए कहाँ थे? उसके हाथ कान से हटाते हुए पूछा, ऐसा नहीं बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? रू आंखें चमकाकर बोली, हाँ लाया हूँ बाबा, गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब आंखें बंद करो, श्याम ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। रू ने फौरन आंखें बंद कर ली। जब श्याम अपनी जेब से कुछ निकालने लगा तब रू ने जरा सी आंख खोली। नो चीटिंग, श्याम ने साथी से कहा। ओके सॉरी सॉरी, अब नहीं करती, रू ने जोर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जबकि श्याम ने उसके गले से दुपट्टा निकालते हुए कुछ पहनाया। दुनिया की सबसे खास लड़की के लिए एक खास तोहफा। आंखें खोलो, रू ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ अब खोलो। शाम का टाइम मिलते ही रू ने फौरन आंखें खोली। अपने गले में पहना हुआ लाकर देखने लगे, जिसमें एक नीले रंग का हीरा था। इस हीरे को इस चेन में किस तरह से जोड़ा गया था समझना बहुत ही मुश्किल था, जबकि हीरे के अंदर एक तहरीर लिखी हुई थी। यार ये क्या लिखा है उसके अंदर, समझना मुश्किल था। लेकिन उसके अंदर रूह जान पढ़ना इतना मुश्किल ना था। जान एल्सकर रूह, यानी कि जान अपनी रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जाम ने उसकी आंखों में देते हुए हीरे पर लिखी हुई तहरीर उसे सुनाई। जाम ने रून ने शर्मा कर नजर झुका ली। वैसे तुम आई लव यू बोल सकती हो, श्याम ने शरारत से कहा। उफ लड़की कितना शर्माती हो, चलो इधर आओ और बदले में मुझे उसके कोई गिफ्ट दो। श्याम ने खैंक से अपने करीब करते हुए कहा। मैं क्या दूं? वो इतनी हल्की आवाज से मनमनाई कि श्याम पर मुश्किल सुन पाया वो जो काल देने वाली थी। श्याम ने उसके होंठों पर उंगली से हिलाते हुए कहा, मैं तो नहीं दूंगी। रूह शरारत से कहती हुई उसे दिखा देकर दूर हुई, जबकि श्याम ने एक ही झटके में उसे पकड़कर वापस अपने करीब तय कर लिया। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं तो ही ले लूंगा। उसकी होंठों पर पूरे इस्तेहाक से मोर्सबत करते हुए कहा, तुमने मुझे पागल कर दिया है। सोचता हूँ तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। आई लव यू। उसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ता एक बार फिर से उसके होश ठिकाने लगा रहा था, जबकि अचानक रूह को सुबह वाला किस्सा याद आ गया। शाम सुबह होटल में क्या हुआ था? आप तो बाहर गए थे ना, कुछ तो पता चला होगा ना, पुलिस क्यों आई थी? रूह पूछने लगी। हाँ, वो दो लड़के थे, किसी ने उनकी जुबान काट दी और उनके जिस्म पर छोटे छोटे जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से उनके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काटे हों। वैसे खबर मिली है कि वो रेप करने करके इस होटल में छुपे हुए थे। पुलिस वैसे भी उनकी तलाश में थी। अच्छा ही हुआ किसी ने पुलिस की हेल्प कर दी, जाम ने मुस्कुराते हुए कहा। जाम, लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार भी तो करवा सकते थे ना, इस तरह से उन पर जुल्म करने की क्या जरूरत थी? ये तो बेहिसी की इंतहा है। बेचारे कितनी तकलीफ में होंगे और किसी ने उनकी जुबान काट दी, जिसे अब कट लगा दिए। जानने कितने बेहिस आदमी है, जैसे उन पर तरस न आया। इंसान तो हो ही नहीं सकता, कितना बेरहम था वो उससे बेबो। बस बहुत हो गया, क्या बेकार बातें लेकर बैठ गई हो? कब से बकवास की जा रही हो?
कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने की? वो इतने जोर से चिल्लाया कि रूह घबरा कर उसे दूर है। मैं तो बस वो मन आई। जब श्याम ने खींच के करीब किया, दूर मत जाया करो मुझसे, कभी नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसके हाथ की गिफ्ट इतनी सहा थी कि रूह को अपने बाजू में उसकी उंगलियां दनसती हुई महसूस हुई। यार मुझे दर्द हो रहा है। उसने याम के हाथों पर अपने हाथ रखने की कोशिश की। मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? एक अजीब सा जुनून से वो पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी आपके बगैर? क्या हो गया है आपको? छोड़े मुझे। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो मैं जान ले लूंगा। उसके बाद छोड़कर उस अपने सीने बेचते हुए बोला, जबकि रूह हैरान और परेशान उसका ये रूप देख रहे थे। यहाँ पे मकसद गाड़ी सड़कों पर दुल्हा रहा था। ये गाड़ी उसने यहाँ आकर ली थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे इस कमरे से निकले हुए, और पिछले 3 घंटे से वो सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वह रूह को जरूर कुछ ना कुछ कर देगा, और वो रूह को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई समझ सकता था। तुम तो समझने की कोशिश करो। मुझे कोई नहीं समझ सकता। तुम मुझे समझने की कोशिश करो रूह। मेरा कोई नहीं है तुम्हारी लबा। मेरा यकीन करो रूह। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो इस दरिंदे की जिंदगी में आया हुआ फरिश्ता हो। उसे याद था जब राम ने रूह को गले लगाया, वो किस तरह से उसकी गिरफ्त में जली थी, उसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उससे अपना आप छुपाने की कोशिश कर रही थी। और यही वो बात राम को अंदर तक हिला कर आ गई थी। उसकी गिफ्ट को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि श्याम ने खुद ही उसे खुद से दूर किया और कमरे से बाहर निकल गया। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ छोड़ रू। जब पहली बार तुम आई, वो मासूम चेहरा, वो मासूम रूह मुझे अंदर तक हिला गया रू। वो जो मुझे पहली नजर में ही हो गई थी वो मोहब्बत ही रू। हाँ, मैं तुम्हारे सामने पहली नजर में ही हार गया था। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नजर में अपना दीवाना कर गया। उस दिन मेरे दिल ने फैसला किया कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी, लेकिन मैं ये जानता था कि ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी दुनिया का एक शैतान हूँ, एक दरिंदा जिसे कभी किसी बात तरस नहीं आया। मैंने इसी वक्त अपने जज्बात को लगाम देने की कोशिश की। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा ना कि तुम फ्लैट में डर गई थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ भूल पड़कर तुम्हें मेरे सीने से लगाकर तुम्हारा सारा डर भुला दूं। कमरे से निकल कर मैंने यही फैसला किया कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे साफी से बात करूं, तुम्हें नरमी से मुखातब करके मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया रूह। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ सख्ती से बात नहीं कर पाया। इसी वजह से कि मैं उस दिन इस कमरे से बाहर निकल गया, कभी तुम्हारे सामने वापस न आने के लिए। लाला ने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं खुद भी यही चाहता था कि तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया। वो तुम्हारी मासूमियत एक पल, एक एक सेकंड मुझे बेहिस करती रही। और फिर उस दिन तुम चली गई फ्लैट से। रूह, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने बहुत ही कोशिश की मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। तुम्हारी गलती है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो मोहब्बत करता था, ठीक है। मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन नमाजों में मुझे मार मार कर खुद से इश्क करने पर मजबूर तुमने किया। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे अपने आप से इश्क करने पर मजबूर करने वाली तुम हो। तुम आई थी मेरे पास, मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जी, प्लीज मेरी रूह को मुझसे दूर मत कीजिएगा। वो कैसे कह सकती है कि मैं बेरहम बेहिस हूँ? अल्लाह जी, मुझे सारी दुनिया की नजरों के सामने गिरा दे, लेकिन रूह की नजरों में अच्छा बना दे। मेरी रूह मुझसे नफरत ना करे। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर वो मुझसे दूर हुई, तो मैं उसे भी मार दूंगा। वो सिर्फ मेरी है। सर पर गाड़ी दुराते हुए वो जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। वो होटल के रूम में वापस आया तो देखा कमरे में गुप अंधेरा था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। शाम ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो जाग रही थी, लेकिन करवट दूसरी तरफ ली हुई थी। बेड के बीचों बीच तकियों की दीवार थी। उसने इतने अंदर तकियों की इस दीवार को देखा और फिर आहिस्ता चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। एक एक करके सब तकियों को जमीन पर ऐसे फेंका जैसे वो जीता जागता कोई वजूद हो। रूह ये तो जानती थी कि वो तकियों को जमीन पर गिराकर अपनी और रूह के दरमियान ये दीवार हटा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो ये काम वो कितने गुस्से से कर रहा है। फिर कुछ देर बाद उसे अपने बाजू पर जाम के होंठों का लम्स महसूस हुआ। रूह ने
अब तक जाम का वही कुर्ता पहन रखा था। जाम ने आस्ते से उसका कुर्ता बाजू से ऊपर किया जहां पर नील के निशान थे। बहुत दर्द हो रहा है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू को सहलाते हुए पूछ रहा था। मैं आपसे नाराज हूँ। रूह आसी रूह हंसी ऊंची आवाज में बोली जैसे कि वो बहुत ही दूर बैठा हो। तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज है? उसके अंदाज में मुस्कुराते हुए जाम मजीद उसके करीब हुआ। रूह ने उसकी तरफ देखकर जोर जोर से गर्दन हाँ में हिलाई। माफी की कोई गुंजाइश नहीं है अंदाज में दुनिया भर की नदामत थी। आप आइंदा मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं होंगे ना? प्लीज मुझ पर चलाया मत करें, मुझे बहुत ही डर लगता है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। जान मैं गलत हूँ तो मुझे बताया करें, मैं आपके सामने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझ पर ऐसा गुस्सा मत हुआ करें। अम्मी और आपी भी ऐसे ही चिल्लाती रहती थी मुझ पर। मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप अगर मुझ पर चिल्लाएंगे तो मैं बेड के बीच में ऐसे ही दीवार बना दूंगी। मासूम से अंदाज में मासूम सी धमकी दे डाली। नहीं प्लीज ये गजब मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक एक तकिए को टांग मार मार कर नीचे फेंकूंगा। वो शरारत से बोला। रूबी खिलखिला कर हंसी। वैसे तुम्हें मनाने का स्पेशल इंतजाम भी किया था मैंने, लेकिन तुम तो है ही ऐसे ही मान गए। स्पेशल इंतजाम क्या किया था आपने? जल्दी बताएं मुझे। वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल के करीब जुड़कर बैठ गई। शाम ने उसके कमरे में हाथ डालते हुए उसे मजीद अपने करीब किया। यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जान उसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा। वो शर्मा कर पीछे हटी। बाहर बहुत ही सर्दी है, रूह ने बेबसी से कहा। रूह, तुमने सारा हनीमून यहीं पर निकलवा देना है? तुम तो इस रूम से बाहर नहीं निकलती हो। चलो जल्दी यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। शाम उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अच्छा बाबा, मुझे कपड़े चेंज करने दे। तूने अपना हुलिया देखा जो अब तक शाम के कपड़ों में थे। कोई जरूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो इनमें। अब जल्दी चलो। उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा। अरे पापा, शूज तो पहने दे मुझे। तूने शाम को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की जो उसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर जा रहा था। जल्दी करो, जाम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। वो बेहद खुश था क्योंकि उसकी रूह को उससे नाराज नहीं थी। रूह ने शूज पहने तो जाम हंसी खुशी रूम से बाहर निकला और वो रूम लॉक करने लगी। अभी वो होटल से बाहर ही निकल ही वाले थे कि रिसेप्शनिस्ट ने जाम को मुहातब रख के उसकी फोन कॉल के बारे में बताया। कौन है ये बदतमीज, यहाँ पर भी मुझे सुकून से नहीं जाने देते। जाम रूह का हाथ पकड़ते हुए उसने साथ लिए हुए फोन सुनने आया। हाँ क्या हुआ है? तो सलाम करने या हैरियत पूछने की जहमत ना की। शायद उसे अंदाजा था कि आगे से कौन बोलने वाला है। डेविल, तो ये वहां किसी को जख्मी कर दिया? तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? तो ठीक है ना? शीजा ने फिक्रमंदी से पूछा। भाभी, उसके इतने सारे सवाल के जवाब ने बस इतना ही कहा था। हाँ मेरा मतलब है कि रूह भाभी। हाँ, तुम्हारे भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, होटल में कोई मसला हुआ है। दो रैपिस्ट यहाँ पर थे, किसी ने उनकी जुबान काट दी। जरूर किसी की बीवी के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे कहता है। इज्जत सब कुछ बता गया, जबकि बाबा रूह का अपने हाथ में पकड़ा हुआ हाथ अपने लबों तक लेकर जाता, जिस पर रूह शर्माती आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन भी नहीं पा रहे थे। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? जाने शकी अंदाज में पूछा। तुम जहाँ जाते हो ना, हमें वहां की खबर रखनी पड़ती है, और जहाँ पर भी काफी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा कि शादी को इतना वक्त हो गया और आप क्यों गए हैं? ये इंस्पेक्टर बात की खाल उतारता है। और राजत ने रोना धोना मचाकर विक्रम दादा को अपने साथ का लिया है। राजत ने विक्रम दादा के सामने कहा है कि तुमने उसके भाई को कत्ल कर दिया है। हीजा फिक्रमंदी से बता रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है हीजर, विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। और अब तुम फोन रखो, रूह बोर हो रही है। जान ने उसके शर्माते चेहरे को देते हुए कहा। रूह को इस तरह से कहने पर रूह का चेहरा मजीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूह भाभी के साथ करे मुझसे बातें कर रही हो? हिज्जा ने परेशानी से पूछा। बाद में बात करेंगे, जान ने बस इतना कहकर फोन रख दिया। जान, आपने गाड़ी कब ली? रूस के साथ आकर गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। यही तो मसला है जाने मन कि आप हमारे साथ बाहर निकलें तब आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। मोहब्बत से उसका हाथ चूमते हुए बोला। हाँ तो आप अगर मुझे पहले बता देते कि गाड़ी है ना, तो मुझे सर्दी का ना डर होता और ना ही मैं कमरे में रहती। वो मुंह बनाकर बोली। हाँ, तो मेरा बेबी मुझसे पूछा ही कब है? वैसे भी तुमने तो वहीं से मुझे कहा था कि खबरदार जो बिस्तर में घुसे, हम सारी जगह घूमने के लिए जाएंगे, और यहाँ आकर उल्टा ही होगा, तुम बिस्तर में घुसी हो और मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ,
तो मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर इतनी सर्दी होगी। वो भी हारने के मूड में बिल्कुल ना थी। वैसे शाम, आप हिजर भाई से क्या बात कर रहे थे फोन पे? रूह को अचानक ही उसकी फोन कॉल याद आ गई तुम्हारे बोर होने के बारे में। वो शरारती अंदाज में पूछने लगा, नहीं, आपके दादा के बारे में। आप फोन पर अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे ना? मैंने सुना था आपने दादा कहा था। रूह जितने सीरियस अंदाज में बोली थी, जैम का कहका इतना ही बुलंद था। ये पहली बार हुआ था कि जब यार ने उसके सामने कहका लगाया, ओ मेरी जान, तुम बहुत ही मासूम हो, इसलिए तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लव यू। वो गाड़ी की परवाह किए बगैर रो पर झुका। जान गाड़ी चलाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपना हया से धमकता हुआ चेहरा छुपाते हुए बोले, कुछ नहीं, तुम्हारा जान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन है। हम हर साल यहाँ आएंगे और ऐसे रहेंगे। हाँ, हम अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे अगले साल। वो बिना सोचे समझे बोली थी और फिर जब अपनी बात समझ में आई तो जाम को देखे बगैर बाहर देखने लगी। अच्छा, तो एक साल में तुम्हारे कितने बच्चे पैदा करने का इरादा है? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। राम देख कर गाड़ी चलाई, और मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे साथ फ्री हो जाऊं तो तुम तो बिल्कुल ही फ्री हो जाती हो, है ना? वो शरारत से आंख दबाते हुए बोला। जाम, आप बिल्कुल बेचैन नहीं है, मुझे नहीं करनी आपसे बात। वो अपना लाल अनाड़ी चेहरा लिए मुंह फेर गई। वो लोग इस वक्त राइक जब वीक की खूबसूरत सड़क पर थे, जहाँ पर बड़ा सा बाजार था। जाम, हम यहाँ पर क्यों हैं? सारा बाजार ही बंद था, तकरीबन कोई दुकान खुली हुई थी, कोई कोई दुकान खुली हुई थी। रे या वीक आइसलैंड के शहरों में से था जहाँ पर प्लास्टिक और बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी। अगर बनाई भी जाए तो उनकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी के बाकी के शहरों में। जहाँ से अपने साथ एक बुटीक के अंदर लाया था। उसे वहां काउंटर पर खड़े हुए आदमी से कुछ पूछा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और कहीं का रास्ता बताया। यार्मी के फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। वो भी बिना उसे कुछ पूछे उसके साथ चलती गई। सुनो, इस रूम के अंदर जाओ, ये लड़की तुम्हें ड्रेस दिखाएगी, तुम्हें वो ड्रेस पहनकर बाहर आना है। उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस लड़की को अपने इंतजाम में खड़ा देखकर ट्रू बिना कुछ पूछे इस लड़की के साथ अंदर जाने लगी। लड़की ने इसे खूबसूरत सा सुर रंग का फ्रॉक में ड्रेस दिखाया। देखने वाला बआसानी उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकता था। वो लड़की की कोई बात नहीं समझती थी। शायद वो लड़की भी ये बात जानती थी, इसलिए सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। हाय अल्लाह, उसके भी तो बाजी नहीं है। मुझे शाम से बात करनी है, रू ने उस लड़की से उर्दू में कहा, जबकि वो लड़की बिना उसकी बात समझे आगे से मुस्कुराए जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करे, मुझे मेरे शोर से बात करनी है, प्लीज सुनने बुलाते। इस पर रू ने तफसील से कहा, लेकिन वो लड़की फिर भी पास कर मुस्कुराती रही, जैसे उसे सिर्फ मुस्कुराने के पैसे मिलते थे। वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन अब वहां पर शर्म नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो उससे सवाल करते हुए वापस अंदर आ गई, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराकर उसको देख रही थी। एक पल के लिए रू का दिल चाहा कि उसकी मुस्कुराहट नोच कर कहीं पर फेंक दे। कितनी अजीब लड़की है आप, क्या करो? अगर यहाँ वापस आ गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूं? हाँ, तो वो शर्ट भी तो पहनी थी, उसके ऊपर भी तो शाल थी, उसके ऊपर भी ले लूंगी। और वैसे भी शाल ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही नहीं है ना? वो यार में देखकर ही खरीदा होगा। तो सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथों में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर वापस निकली। हाथ में जैम के कपड़े और अपनी शाल थी। लड़की ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो कपड़े लेने चाहे, जब रू ने फौरन ही शाल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ लिया और अपने बेलिबास बाजू पर ढकने लगी। रू ने अपने आप को शाल से इस तरह से कवर किया कि वो कहीं से बेलिबास ना हो। तो फिर उसे वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी। वो कमरे से बाहर निकली तो जाम तैयार थ्री पीस सूट में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट जिसमें उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी, उसे रूह की शायद ठीक करते हुए कहा। कैसा लगा ड्रेस? उसने उसका भरपूर जायजा लिया है। रेड कलर की प्रिंसेस ड्रेस में वो किसी बार्बी डॉल से कम ना लग रही थी। अच्छा है, लेकिन स्लीवलेस। रू ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो जाम के डिंपल नुमाया हो गए। कोई बात नहीं बेबी, वहां मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला। जान, हम कहाँ जा रहे हैं? रू एक्साइटेड से उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। जान, मैं इन हिल्स में ठीक से चल नहीं पा रही, उसने अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि उस लड़की ने उसके ड्रेस के साथ मैचिंग उसके पैरों के करीब रखे थे। वो उसे ये ना बता पाई कि उसने कभी हील नहीं पहनी। मैं उठा के ले चलूं? वो शरारत से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ।
उससे पहले कि जाम सच में उसे अपनी बाहों में उठा लेता, वो तेज से आगे की तरफ बढ़ी और बुरी तरह से लड़खड़ाई। उससे पहले कि वो गिरती, यार्म उसे अपनी बाहों में बांट चुका था। शर्म के मारे वो अपनी निगाहें तक न उठा पा रही थी। यार्म, लोग देख रहे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारें। नहीं रू, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, और दूसरी बात तो मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूँ करूँ, वो कहते हुए तेज से आगे बढ़ा और आकर वापस उसे घर में बिठाया। रू ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए जल्दी से अपनी साइड का दरवाजा बंद किया। यार्म, हम जा कहाँ रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं मुझे? वो फिर से पूछने लगी। वहां जहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। अब एकदम चुप होकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है मुझे ड्राइविंग के दौरान बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो साथी से कहता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि रूह सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मोड़ने लगी। खबरदार रूह, सोना मत, तुम्हारी नींदों का कुछ करना पड़ेगा, उससे वार्न करने हुए बोला। और फिर थोड़ी ही देर बाद जाम ने अंधेरे में गाड़ी रोक दी। चलो आओ रो, वो उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन अंधेरी सड़क पर दोनों कहाँ जाते? यहाँ तो सिर्फ एक जंगल था, वो भी बर्फ से ढका हुआ। या जंगल से निकलती हुई शायद एक सड़क। यार हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश करते हुए पूछने लगी, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर तुमने उनके बिल्कुल ठीक जवाब दिए तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दूंगा। वो बिल्कुल सीरियस मूड में बोल रहा था। अगर हिम्मत है तो छोड़कर दिखाएं। मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं आपसे दूर चले जाऊं तो यहाँ के सड़कों पर पागलों की तरह घूमेंगे आप। क्या दावा था! वो कुछ ही दिनों में समझ चुके थे कि यम से छोड़ नहीं सकता। रोह, उसे जज्बात की शिद्दत से उसका नाम पुकारा था। रोह वाले अंदाज से उसके चेहरे को देख रहे थे। आई लव यू, आई लव यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं वाकई ही इन सड़कों पर पागलों की तरह घूमूंगा। फिलहाल तो तुमने मेरा पागलपन देखा ही नहीं है। मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना? वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सवाल वो बार बार उससे क्यों पूछ रहा था, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो उसे दूर जाने की कोशिश करे तो वो उससे दूसरी दुनिया से भी दूर निकालेगा। जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा है ही कौन मेरा? वो गाड़ी से निकल कर उसके साथ चलते हुए कहने लगे। अच्छा बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे? करती भी हो कि नहीं? उसका हाथ थामते हुए साथ चलते हुए कहने लगा। यार, अब मेरी हर बात में शामिल है, मेरी हर सांस में शामिल है, हर नमाज के बाद की दुआ है आप। मैं खुद भी नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या है। यार, आप मेरे लिए सब कुछ है। अब आपसे मेरी मोहब्बत कह ले या कुछ हो, लेकिन आपसे ज्यादा अजीज मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं है। सुबह जब आप सुबह काबा जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ, और फिर जब वह वापस आकर वो शर्माई थी, जाम के डिंपल नुमाया हुए, वो अपने शोर के सामने अपने शोर के सारे दिन की बेताबियां बयान कर पाई थी। वो अपने ही शोर के सामने दिन की बेताबियां बयान नहीं कर पाई थी। जानती हो रूह, मेरी माँ कहा करती थी, अगर किसी शख्स की मोहब्बत आपकी नमाज की दुआ बन जाए तो समझ लो कि वो मोहब्बत इश्क बनकर आपकी रूह में उतर चुकी है। मैं तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ रूह, अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कह रहा था, जबकि रूह के वजूद को उसने अपने आप में छुपाया हुआ था। आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, बताएं मुझे। रूह ने पूछा। मोहब्बत? हा हा हा, वो कहकर लगा कर हंसा था। तुम मेरा ऐन हो, तुम मेरा शीन हो, तुम मेरा काफ हो रूह। शाम के दिल से रूह में उतरता हुआ इश्क है। रूह की आंखों से बेताब आंसू छलके। रूह, तुम मेरी जिंदगी में आई पहली खुशी हो। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिलेगी। वो मोहब्बत से उसके साथ लगाए उसके आंसू साफ कर रहा था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये सफर अभी जारी था। यार आहिस्ता आहिस्ता कहता, उसे मैं साथ लेकर कहीं जा रहा था। कुछ फासले पर उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आई। उसकी गाड़ी कहीं पीछे छूट चुकी थी। देखा तो सामने एक छोटा सा घर था जिसके अंदर की लाइट्स जल रही थी। जान, ये रूह ने सामने छोटे के घर की तरफ इशारा किया। हाँ मेरी जान, अब तुमने अगले साल हमारे बच्चों के साथ ये आने का प्लान बनाया तो मैंने सोचा उनके लिए घर भी तो होना चाहिए। बहुत छोटा घर है वो, यहाँ पर बड़े घर नहीं मिलते। यहाँ सब लोग ऐसे ही छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। मैंने आबादी से अलग थलग एक छोटा सा घर लिया है। मैंने बहुत सोचा तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, फिर मेरे जहन में यही एक चीज आई। कैसा लगा? जाम ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत ही प्यारा है। जाम ने देखा कि रूह रोने की मुकम्मल तैयारी पकड़ चुकी है। बिल्कुल मेरे जैसा। जाम ने स्टार्टर से कहा, आप कब से प्यारे हो गए? प्यारी सिर्फ लड़कियां होती हैं। रूह ने उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। हाँ यार, लड़के तो हार्ट होते हैं ना मेरे जैसे, या लड़कियां हार्ट भी होती हैं? वो शरारत से आंख दबाकर बोला। यार, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, छोड़े मुझे, मेरे घर के अंदर जाना है।
वो अपना आप छुड़वा कर अपना गुलाबी चेहरा लिए अंदर जाने लगी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा। आज आहर हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है, उसे रूह को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा। बाकी घर सुबह देख लेना, फिलहाल सिर्फ बेडरूम में देखो। वो उस पर झुकते हुए बोला और उसे लिए हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को शाम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया। शर्मीली सी मुस्कान मुस्कुराते हुए शाम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी जब शाम ने उसे और कसकर अपनी बाहों में बढ़ा। शाम प्लीज छोड़ें, सुबह के 10 बज रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है। उसकी बाहों से अपना आप छुड़वाते हुए बोली, तुमने क्या करना है इतनी जल्दी जाकर, लेटी रहो। ऐसा ही मैं तुम में महसूस करना चाहता हूँ। उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला, यार मुझे भूख लगी है। शाम को रात वाले टोन में वापस आता देख उसने जल्दी से कहा, तुम्हारी नींदें ना खत्म करनी है ना तुम्हारी भूख खत्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है, तुम्हें लगता क्यों नहीं है। अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो। हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाऊं। बाजू देखे आपने अपने कितने मोटे हैं। लड़की लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं। और जिसे तुम मोटापा कह रही हो ना, लड़कियां मरती हैं ऐसी लुक्स पे। जो हमने उसे इन मसल्स की अहमियत समझाना जरूरी समझा। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। रूह ने नाक से मक्खी उड़ाई, मतलब तुम नहीं मरती मेरी लुक्स पे। जामने ने तोपों का रुख सीधा उसकी तरफ किया। हेलो, मुंह दो कर रखे, मुझे आपकी लुक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपकी ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रूह ने उसके गाल पर उंगली रखते हुए कहा, थोड़े से। जान उसकी नकल उतारी, हाँ बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल बेचैन नहीं है। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। जामे भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ एक प्यार से गुस्ताही बिगाड़ दी। जान आप बिल्कुल भी बेचैन नहीं है। रूल ने शुरू होते चेहरे से कहा, हाँ पता है मैं बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छी हैं। जाम आंख दबाते हुए बोला, छोड़े मुझे, मुझे मेरा घर भी देखना है। उससे अपना आप छुड़वाते हुए जल्दी से उठी। जाम बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई थी जहाँ पे शीशे की बढ़ती दीवार के बाहर बर्फ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर वापस बेडरूम में आई और जाम को बताने लगी। जाम ने मुस्कुराकर उसकी एक्साइटमेंट देखी। मैं तो पहले कहता था जब बर्फ गिरती है तब ज्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन बर्फ गिरने के बाद वो बहुत ही सर्दी होती है, इसलिए एहतियात जरूरी है। जाम ने उसकी शर्ट ठीक से उसके कांधों पर फैलाते हुए कहा। उसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊंगा और वहां से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लाऊंगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म की ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। हम अगले 5 दिन यहीं पर रुकेंगे और फिर वापस दुबई जाएंगे। यार में उसने अपने करीब करते हुए बताया, यार अगर हम वापस ही जाने वाले थे तो आपने घर क्यों खरीदा है। रू ने हैरानगी से पूछा, क्योंकि हम हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आएंगे मेरी जान। अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते ना। श्याम ने प्यार से उसके बालों को छेड़ते हुए कहा, यार आपके पास क्या बहुत पैसे हैं। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए पूछने लगी, हाँ बहुत। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। वो मुस्कुराया, मुझे लिपस्टिक लेनी है। रू ने जल्दी से फरमाइश कर दी। जान क्या लगाकर हंसा। रू, तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं, उसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक्स थी, वो कभी कभी मुझे भी लगाती थी। रू एक्साइटमेंट में बताते हुए कब उसके इतने करीब बैठ गई कि उसे खुद भी पता न चला। एहसास तब हुआ जब जान उसे पूरी तरह से गिर चुका था। जान प्लीज छोड़े। रू का दिल जोर से धड़कने लगा। जान की गुर्बत में उसका यही हाल होता था। उसने प्राप्त छुड़वाने की नाकाम से कोशिश की जब जान उसके लबों पर अपने होंठ रखकर उसकी मजामत को नाकाम बना दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मुझे अभी आराम करना है। रूह ने उसे फैसला सुनाया, लेकिन रूह तुम यहाँ कैसे रहोगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकती। जाम कुछ नहीं होगा मुझे, क्या हो गया है आपको। मैं ऊपर रहूंगी प्लीज, मैं इस वक्त बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहती। नहीं रूह, यहाँ खतरा है, यहाँ जंगली जानवर है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ना जाने मुझे कितना वक्त ला जाए। जाम किसी हाल में उसे अकेला छोड़ने को तैयार न था। ओहो, मैं बाहर निकलूंगी तो जंगली जानवर आएंगे ना, और वैसे भी जंगली जानवर रात को आते हैं, आज तो इतनी रोशनी है यहाँ। अब प्लीज आप जाएं। अगर आप लेट जाएंगे तो फिर लेट वापस आएंगे और फिर आते ही मेरी नींद के दुश्मन बन जाएंगे। तू जल्दी जल्दी बोलती अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। उसकी बात सुनकर जाम के डिम्पल नमाया हुए, ठीक कह रही हो तुम।
जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा, क्योंकि वापस आकर मुझे तुम्हारी नींद का दुश्मन भी तो बनना है। वो शरारत से कहता हुआ उठा। और दरवाजा अंदर से ठीक से लॉक करो, तो जब तक मैं ना हूं बाहर मत निकलना। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता, याद रखना अपना, मेरे लिए। मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए बोला और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रूह ने पूरा घर देखा, जो कि वो सुबह ही देख चुकी थी। घर की सेटिंग ठीक नहीं थी, जो कि उसने खुद अपनी मर्जी से करनी थी। थोड़ी देर के घूमने फिरने के बाद उसे पता चला घर में हर जगह हीटिंग सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से घर के अंदर सर्दी नहीं लगती। वो अब समझी थी। यान के पीछे दरवाजा बंद करने के लिए जाते हुए उसे भी सर्दी लग रही थी, तो अंदर आते ही उसे सर्दी क्यों नहीं लगी। ये सच था कि बर्फ गिरते ही इतनी सर्दी नहीं महसूस होती थी, लेकिन यह भी सच था कि इंसान जितनी सर्दी महसूस कर से उसे इतनी ही सर्दी लगती है। और रूह से ज्यादा अच्छी तरह सर्दी कौन महसूस कर सकता था, ये बात जान बहुत ही अच्छे तरह से समझ चुका था। इसलिए उस इस घर में स्पेशली हीटिंग सिस्टम लगवाया था। और अब घूमने के बाद वो टीवी के सामने आ बैठी। और फिर थोड़ी देर में बोर होकर वो अपने बेडरूम में आई। जाम की परफ्यूम और सिगरेट की मिलीजुली महक अभी तक कमरे में मौजूद थी। जाम सिगरेट बहुत पीता था और इस चीज से रूह को कोई एतराज न था, क्योंकि उसकी बहन तानिया भी अम्मी और बहन से चुप छुपाकर सिगरेट पीती थी। उसको पता होने के बावजूद उसने ये बात कभी किसी को न बताई है। वो बता भी देती तो वैसे भी कौन उसकी सुनता। और यही सब सोचते हुए आकर बेड पर लेट गई। और अब भी अपनी आज की और कल की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कितना कुछ बदल चुका था यहाँ आकर, कितनी अलग हो चुकी थी उसकी जिंदगी। पाकिस्तान में तो उसे खुद के लिए सोचने का भी वक्त ना मिलता था। वहां कौन था उसकी परवाह करने वाला, उसको पूछने वाला। वो दिन रात काम करती थी, कोई नहीं था जो उसके बीमार होने पर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता। डॉक्टर के पास लेकर जाना तो दूर, कोई उसे दवाई तक नहीं लाकर देता था। सबके खाने के बाद अगर खाना खत्म हो जाता और उसके लिए कुछ ना बचता, कोई उसे ये भी ना पूछता कि तुमने रात में खाना खाया या नहीं। और यहाँ कोई नहीं था जो उसकी जरा सी पापा भी कितने गौर से सुनता था, उसकी परवाह करता था, उसके खाना ना खाने पर 100 बार पूछता था। कितनी बदल चुकी थी उसकी जिंदगी। या मुझसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता था, और इश्क पर वो ईमान ले आई थी। सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लगी। आंख खुली तो बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा चुका था। वक्त देखा तो शाम के 3 बज रहे थे। यार अभी तक नहीं आए, ये कहाँ रह गए। वो सोचते हुए उठी और खिड़की का पर्दा हटाया। दूर सड़क पर एक आदमी चलते हुए जा रहा था। उसने कमलमा शाल से खुद को ढका हुआ था, या शायद उसने कोई जैकेट पहन रखा था। हुड्डी वाला दूर से समझ नहीं आ रहा था। श्याम ने तो कहा था कि यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। श्याम ने बताया था कि यहाँ से दूर दूर तक ना कोई बाजार है और ना ही कोई घर। तो फिर क्या आदमी कौन था, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भूल गया। सोचते हुए बराबर पर्दा बराबर किया और वापस बेड पर बैठ गए। थोड़ी देर में आदमी को बुलाकर वापस नीचे आ गए। यार आप तक नहीं आए, फोन भी नहीं लाए अपना, वरना पूछ लेती। चलो टीवी देखती हूँ, उसे सोचा और वापस से टीवी ऑन करके बैठ गए। यार को गए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। होटल यहाँ से बहुत ही फासले पर था, उसे तो बेहतर था कि साथ ही चली जाती। वो सोचते हुए एक बार फिर से टीवी बंद करके कमरे में आ गई, जहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान मौजूद न था, वरना वो ही बना लेती। जाने जाने से पहले उसे ब्रेड खिलाकर चाय पिलाई थी, और अब उसे हल्की हल्की भूख भी लगी महसूस हो रही है। कमरे में आने के बाद उसने एक बार फिर से शाम के इंतजाम में सड़क के देखने के लिए पर्दा हटाया, तो देखा कि वो आदमी अभी तक वहीं पर उसे जवाब खड़ा है। बाहर बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी और वो आदमी भी अभी तक वहीं पर खड़ा था। या अल्लाह, ये कैसा आदमी है, इस तरह से बर्फ में खड़ा है। यकीनन ये आदमी रास्ता भूलकर इस तरफ आ गया है। शायद अब किसी गाड़ी या लिफ्ट का इंतजार कर रहा होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तो मेरी बात समझता नहीं। मैं इसे कैसे बताऊंगी कि वो गलत जगह आ गया है। उफ, जैसे भी बताऊं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सही रास्ता दिखाऊं। रूल ने सोचते हुए अपनी शाय को ठीक से सर पर लिया और गाड़ी से बाहर निकल आई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इस आदमी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पास आने पर उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा जिसके पास वो जा रही है वो इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज है, लेकिन अब उसके बहुत ही करीब आ चुकी थी। और उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी, वो इंसान नहीं बल्कि कोई और ही महलूक थी। वो चीज रूह की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। रूह ने अपने कदमों में ही रोक लिए, चीज पलटकर उसको देखने लगी। उसे देखते ही रूह की चीख निकली। जाम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि यहाँ पर खतरनाक और खौफनाक 3 जानवर मौजूद है। न जाने इंसान वहां दिखने वाली ये कौन सी चीज थी, जिसके हाथ में किसी जानवर का एक छोटा सा बच्चा अम्मू ऊन से लत पड़ था, और अब उसका अगला शिकार रूह थी।